और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज। यदि बात करें तो 7.1 का हम लोग आज इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ये बच्चे समझेगा। इंट्रोडक्शन हम 7.1 का नहीं बल्कि ये चैप्टर 7 जो है उसका हम कुल मिलाकर मोटा मोटा उसका भी इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, समाकलन का। तो यदि बच्चे हम बात करें, आज से हमारी सेकेंड बुक यानी भाग 2 चलेगी। भाग फर्स्ट को हमने जो है वो पिछली क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। आपको अगर आप नहीं पढ़े तो यूट्यूब से जा करके प्लेलिस्ट हमने बनाया है NCERT मैथ क्लास 12, वहाँ से सारा का सारा वीडियो आपको पूरे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 7 समाकलन। तो चलिए बच्चे समझते हैं ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमने अवकलन पढ़ा था। किसी फंक्शन का अगर अवकलन हमको ज्ञात करना हो, जैसे मान लेते हैं अगर sin x का हमको अवकलन ज्ञात करना हो तो हम लिखते हैं d/dx sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हम अवकलन में प्रश्न से उत्तर लाते थे, फिर से हमारा आइडिया हुआ क्या कोई ऐसी विधि है जिस विधि से हम उत्तर से प्रश्न ला सकें, उत्तर से प्रश्न ला सकें। ये देखो, यानी प्रश्न से उत्तर लाना, तो ये तो कहा जाता है अवकलन। क्या कहा जाता है? अवकलन कहा जाता है। ये कहा जाता है अवकलन। और उत्तर से प्रश्न लाना ये कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज। क्या कहा जाता है? प्रति अवकलज। यानी ये तो अगर बात करें हम, देखो बच्चे ध्यान से, अवकलन अवकलज क्या होता है सब ने बताया था। अगर हम ये ज्ञात कर रहे हैं तो ज्ञात करने के प्रोसेस को अवकलन कहते थे, लेकिन जो उत्तर आता था उस उत्तर को क्या कहते थे? अवकलज कहते थे। तो यहाँ समझिए, अगर हम बात करें तो ये हमारा है डेरिवेटिव, और अगर हम उत्तर से प्रश्न लाते हैं तो एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज। क्या कहा जाता है इसको? प्रति अवकलज। और इस ज्ञात करने के प्रोसेस को प्रति अवकलन। उत्तरवा जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रति अवकलज। और जिस प्रोसेस से ज्ञात करेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रति अवकलज। अब समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे, यानी कि अगर मैं उत्तर से प्रश्न प्राप्त कर पा रहा हूं तो वो कहा जाएगा प्रति अवकलज। जैसे cos x का अगर हम बात करें प्रति अवकलज तो क्या था? sin। भाई उत्तरिए, हम जान गए प्रश्न ये है ना। और इसी प्रति अवकलज को इसी प्रति अवकलज को हम लोग कहते हैं बच्चे समाकल। ये जो उत्तर आएगा इस उत्तर को हम समाकल कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकल। अगर अंग्रेजी में बोले तो इंटीग्रल। क्या कहा जाता है? इंटीग्रल। समझिए एक बार, यहाँ से लेकर के फिर से समझा देते हैं। d/dx sin x बराबर cos x। तो हमने देखा इस उत्तर से हमारा जो प्रश्न आ रहा है, यानी कि प्रश्नवाक्य हम कहबई का समाकल, इसको लिख देते हैं। क्या कहेंगे? समाकल कहेंगे। समाकल अंग्रेजी में बोले तो कहा जाता है इंटीग्रल। क्या कहा जाता है? इंटीग्रल कहा जाता है। स्पेलिंग होती है इंटीग्रल की, INTEGRAL। इंटीग्रल कहा जाता है किसको? जो हम उत्तर से प्रश्न प्राप्त करेंगे वो क्या कहा जाएगा? समाकल यानी इंटीग्रल। और इसे बच्चे कहा जाता है ज्ञात करने, यानी कि अगर हम चाहें तो इसको प्रति अवकलज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज कहा जाता है। यानी अंग्रेजी में बोले एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है।
बस सुनाइए। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, लेकिन इस ज्ञात करने के प्रोसेस को, इसको हम ज्ञात करते थे क्या कहा जाता था? अवकलन कहा जाता, प्रोसेस को डिफरेंशियल कहा जाता था। उसी प्रकार से समझिएगा ध्यान से, इस ज्ञात करने के प्रोसेस को हम लोग प्रति अवकलन कहते हैं, या आप कह लीजिए कि अगर बात करें हम साफ शब्दों में कहना चाहें तो इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो समाकलन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। अंग्रेजी में होता है इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन की बात करें बच्चे तो होता है INTEGRATION, इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, बात बता रहा हूँ। यानी कि अगर मैं उत्तर से प्रश्न प्राप्त कर रहा हूँ, किस विधि को हम कहते हैं? प्रति अवकलज, जो उत्तर आएगा, और प्रोसेस को कहते हैं प्रति अवकलन। यानी अगर हम बात करें, वो तो हमने उससे रिलेट किया जो हमने पढ़ा था उससे, लेकिन अगर हम बात करें साफ शब्दों में कि उत्तर से अगर प्रश्न प्राप्त कर रहे हैं तो आने वाले उत्तर को हम इंटीग्रल कहते हैं, समाकल कहते हैं। ज्ञात करने की विधि को हम समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर उसकी बात करते इसे कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव, जो हो गया, और ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। प्रोसेस हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, और जो ये आया है उसे कहेंगे एंटी डेरिवेटिव। बात समझ आई? उसके बाद बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें जिसका हम उत्तर निकाल रहे हैं, इसे समाकल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाकल्य। अंग्रेजी में बोले हम इंटीग्रैंड कहा जाता है, इंटीग्रैंड, INGRAND, इंटीग्रैंड कहा जाता है। एक बार बातों को मैं फिर से रिवाइज करता, पहले मैं वो रिवाइज करता हूँ जो हमने पढ़ा था उसको। देखो, अगर मैं उत्तर से, देखो ये था हमारा, इसको हम कहते हैं, समझो पहले जो हम पढ़े तो उसको रिवाइज करते हैं। इसको कहा जाएगा अवकलज, उत्तर को। अभी हम अवकलन की बात कर रहे हैं, इसे कहा जाएगा अवकलज, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा अवकलन, और इसे कहा जाएगा अवकल्य, इसका उत्तर निकाल रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा अवकलन का, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इंट्रोडक्शन जाकर के देख लीजिएगा, बहुत डीपली उसको एक्सप्लेन किया। उत्तर से अगर प्रश्न ला रहे हैं तो कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव, इस प्रोसेस को कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव, यानी प्रति अवकलन। उत्तर को कहेंगे प्रति अवकल, इसको कहेंगे प्रति अवकलज, ये डेरिवेटिव से रिलेट करते हैं। अब हमने जो समाकलन पढ़ा उसको बारे में समझ। देखो, तो उत्तर से अगर जो यहाँ इससे जो ये आ रहा है, ये कहा जाएगा हमारा कुल मिलाकर के प्रति अवकलज। तो प्रति वाला भूल जाते हैं, वो जानते हैं, यानी इसे कहा जाएगा का समाकल। आने वाले उत्तर को क्या कहेंगे? समाकल। ज्ञात करने के प्रोसेस को कहेंगे समाकलन, और जिसका ज्ञात करेंगे उसे कहेंगे समाकल। क्या कहेंगे? समाकल्य। और अगर बात करें अंग्रेजी में, आने वाले उत्तर को इंटीग्रल कहते हैं, और ज्ञात करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसका ज्ञात करते हैं उसको इंटीग्रैंड कहते हैं। बात कंफर्म हुई? देखो, तीन बातें आई निकल करके। क्या? पहली बात आई कि भैया हम जो उत्तर आएगा उस उत्तर को हम समाकल कहेंगे, क्या कहेंगे? इंटीग्रल कहेंगे। प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। जिसका निकाल रहे हैं उसे क्या कहेंगे? समाकल, यानी कि इंटीग्रैंड कहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहीं निकल किसी को तीन बातें निकल कर आई क्या? समाकल्य, समाकल, समाकलन। उत्तर, आने वाले उत्तर को समाकल, ज्ञात करने के प्रोसेस को समाकलन, जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसे समाकलन। अंग्रेजी में समझो, आने वाले उत्तर को इंटीग्रल, ज्ञात करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन, और जिसको निकाल रहे हैं उसका इंटीग्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमने बता दिया कि क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। इन सभी चीज़ों को अगर आप लिखना चाहें तो अपनी भाषा में जो है वो, आप थोड़े समय के लिए हट गए हैं, आप वहाँ से अपनी भाषा में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, कुछ और प्रश्न लिखते हैं और ये फिर ये समझते हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो हमने निकाला d/dx का sin x का अवकलन निकाला तो cos x आया, यानी हम कह सकते हैं कि cos x ये जो उत्तर है ये sin x का रहा होगा।
है ना। फिर समझो बच्चे, थोड़ा यहाँ जगह पे बताए, अभी और बात बताएंगे आपको, यहाँ जगह छोटे, यहाँ आया था cos x। अब अगर हम आपसे कह दें, जो कल बात बताए थे, जो बच्चे कल क्लास में थे, तो यहाँ समझिएगा, इसको अगर हम लिख दें साइन x प्लस 4, अब इसका अवकलन बताओ बच्चे। साइन का होता है cos x, और ये 4 का अवकलन जी, 4 कांस्टेंट है, ये पूरा थीटा नहीं, थीटा का लेते हैं, यानी इसका अवकलन हमारा कुल मिलाकर कितना हो गया। चलिए और देखते हैं, मान लेते हैं d/dx, यहाँ पर हमने लिखा साइन x प्लस, किसी बच्चे ने कहा कि सर आप लिख दीजिए इसको 18, तो हमने 18 भी लिख दिया, इसका भी उत्तर आया cos x। किसी बच्चे ने कहा कि सर आप d/dx अवकलन कर दीजिए साइन x प्लस अल्फा का, तो इसका भी उत्तर कितना आया cos x। अब हम जो नियम लगा रहे थे कि उत्तर से हम प्रश्न पता कर लेंगे, वो नियम थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रहा है। हमने देखा इस cos x का भी उत्तर जो था, यानी ये जो उत्तर था, इसका प्रश्न क्या था sin x, यहाँ भी cos x उत्तर आया है, इसका भी प्रश्न, इसका प्रश्न है sin x प्लस 4। और यदि हम बात करें तो cos x यहाँ भी उत्तर आया, यहाँ भी इसका प्रश्न है sin x प्लस 18, और यहाँ जो है cos x भी उत्तर है, यहाँ भी इसका प्रश्न जो है वो है sin x प्लस। बड़ी समस्या हो गई, हम कहे कि अगर उत्तर cos x है और प्रश्न हमको बताना है, अब कैसे बताएं, क्योंकि उत्तर तो सेम और प्रश्न डिफरेंट, प्रश्न डिफरेंट। तो हमने कहा कि इसका तो कुछ तो तोड़ तो निकालना पड़ेगा, या ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इनको भी कुछ एंटीडोज दिया जाए। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। हमने देखा कि अगर यहाँ cos x है, एक चीज तो पक्का है, पक्का वो है कि यहाँ sin x जरूर होगा, यह तो पक्का है। हमने किसी ने कहा कि उत्तर cos x है सर, तो हम बता दिए कि sin x में होगा जरूर, उसके बात से हो, लेकिन sin x जरूर होगा। लेकिन फिर उसने प्रश्न दागा कि सर sin x के बाद क्या है बताइए, हम कहे हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर से जुगाड़ लगाया गया, हमने देखा कि यहाँ पर जो था सब के सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट कोई सेम। तो यहाँ पर हमने एक दिमाग लगाया, दिमाग का लगाया, हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट दे दिया, कोई भी कांस्टेंट दे दिया, उस कांस्टेंट को हमने दे दिया क्या, c। क्या दे दिया, c। यहाँ भी मैं लिख दिया, अच्छा इसको रहने देते हैं, यहाँ लिख d/dx, यहाँ हो गया हमारा sin x प्लस c बराबर cos x। तो हमने बता दिया कि देखो कुछ भी होगा वहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अब आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने अनुसार यानी जो कुछ भी हो सकता है, 6 8 अल्फा बीटा गामा कुछ हो सकता है। इसको भी हमने किया इसी प्रकार से d/dx। अब देखो, अब इस c की जगह चाहे तुम 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, कुछ भी रखो, है ना। यानी ये बना d/dx sin x प्लस c। इससे हमने देखा कि हमारा जो है वो उत्तर आ रहा है cos x। तो हम कह देंगे यानी कि अगर cos x यहाँ पर है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है प्रश्न रहा होगा sin x प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। बस हमारे कुछ। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। अभी तो हमने जो है वो ये सीखा कि प्रश्न से, उत्तर से हम कैसे प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। ये बच्चे समझिएगा, अभी हमने बताया डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। क्या बताया, एंटी डेरिवेटिव। आपने ये दोनों शब्द को बहुत गौर से सुने होंगे आप कि ये एंटी शब्द जो होता है ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं। जैसे सुने होंगे आप, कोई बीमारी आ जाती है तो कहते भैया इसका एंटीडोज बनाओ, ये डोज हो गई बीमारी, और हम बना रहे हैं एंटी डोज, उसका विपरीत। जैसे सुने होंगे अरे
वो उनके फलाने जान दो, अरे यार उनके बारे में मत बात कर, वो हमारा पक्का एंटी है। एंटी है मतलब जस्ट विपरीत है, यानी कभी भी जमेगा नहीं, आमने सामने आ जाएंगे, दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, है ना। तो एंटी का मतलब होता है, यानी कि जब हम कोई बीमारी आती है उसका एंटीडोज बनाते हैं, ये एंटीडोजवा जा करके उस बीमारियां को क्या करता है, काट देता है। क्या करता है, काट देता है। तो ऐसे समझो डेरिवेटिव तो हमारा अवकलन था, एंटी डेरिवेटिव उसका जस्ट उल्टा। तो ये देखो, अगर हम बात करें तो समाकलन का साइन ये होता है, समाकलन का साइन ये होता है। बात सुनाई। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो ऐ बच्चे, अवकलन था d/dx sin x प्लस सी बराबर cos x। हम दोनों पक्षों का कर देते हैं समाकलन, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहां समझिए, यहां आएगा इंटीग्रेशन का साइन, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन हैं, एक दूसरे से कट मर मिटेंगे, ये दोनों चले जाएंगे, बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा साइन x प्लस सी, और यहाँ रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं करता, एक आता लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया cos x। अब हमको बताना पड़ेगा कि मैंने किसके सापेक्ष इसका समाकलन किया है। तो हम बता देते हैं कि हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है। ये बताता है, ये चीज बताएगा कि किसके सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। cos x का अगर हम x के सापेक्ष करेंगे, अगर समाकलन आएगा sin x प्लस सी, जो आप लोग पढ़े होंगे cos फिजिक्स वगैरह में, cos x dx बराबर sin x प्लस सी। और ये sin x प्लस सी जो है वो c क्या है, c होगा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी हम जान गए कि अगर उत्तर ये है तो प्रश्न ये है। अब समझो बच्चे ध्यान से, हम समाकलन दो प्रकार के पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन टू टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन और तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिश्चित समाकलन, यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर बात करें हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, यानी कि ये बताओ तुम यहाँ पर जब इसे बताओ, इसका तुमने एग्जैक्ट आंसर दिया का, आपने कहा साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट होगा, हमने पूछा कांस्टेंट बताओ तो तुम वो बना लिए, इसका एग्जैक्ट उत्तर दिए, इसका एग्जैक्ट उत्तर, इसलिए ये क्या है अभी तक अनिश्चित समाकलन, क्या है। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बच्चे निश्चित समाकलन। क्या पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन। क्या पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन। ये बच्चे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, कि जैसे मान लेते हैं यहाँ दे दिया गया साइन एक्स dx, और इसका कहेगा इंटीग्रेशन करिए, लिमिट जो आपको दे देगा 0 to π/2, ऐसे देखने को मिला होगा फिजिक्स वगैरह। तो ये होता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलन। इसमें हम एग्जैक्ट बताते हैं, कोई सी वगैरह नहीं होता, एग्जैक्ट उत्तर बता देते हैं कि एग्जैक्ट उत्तर इसका ये। बात सुनाई। तो कुल मिलाकर के हमने 2-3 बातें पहले सीखा कि भैया समाकलन की यदि बात करें तो हम उत्तर से क्या प्राप्त करते हैं, प्रश्न। उत्तर से प्रश्न प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, समाकलन कहते हैं, यानी प्रति अवकलज। और हमने बात सीखा कि जिसका हम जो उत्तर आएगा उसे हम कहेंगे समाकल। क्या कहेंगे, समाकल। ज्ञात करने के प्रोसेस को समाकलन, जिसका ज्ञात करेंगे उसे कहेंगे समाकल। अंग्रेजी में समझिए, जो उत्तर आएगा इंटीग्रल, प्रोसेस को इंटीग्रेशन, और जिसका ज्ञात करेंगे उसको इंटीग्रेंड। क्या कहेंगे, इंटीग्रेंड।
और समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। एक होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट, ठीक। और एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें हमेशा आता है क्या, सी। तो चलिए अब मैंने जो अध्ययन किया उसी के अनुसार सारे फार्मूले जो हैं हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे यदि आपको अवकलन वाले फार्मूले याद हैं तो समाकलन का फार्मूला यूं चुटकियों में आप बना सकते हैं। समझिएगा ध्यानपूर्वक, हम आपको बनाना सिखाते हैं, लिखवाते भी चलते हैं। कैसे आपको बनाएंगे वो समझिएगा ध्यानपूर्वक और आपको सिखाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बच्चे ध्यान दो। जब मैं आपको अवकलन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताया था कि आइलेट, क्या बताया था, आइलेट, इसका मतलब आप जानते ही होंगे, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को ही निपटाते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे अगर हम बात करें तो देखो हमने पढ़ा था d/dx साइन x प्लस सी का जो है वो अवकलन कितना हो जाएगा, cos x, और जहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से d/dx और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस सी बराबर इंटीग्रेशन cos x dx। तो cos x का समाकलन क्या हुआ, साइन x प्लस सी। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था d/dx cos x प्लस सी का, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। दोनों पक्षों का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ d/dx कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos x प्लस सी और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस साइन x dx। ये देखो माइनस से क्या करेंगे, हम इधर भाग कर देंगे तो ये चीज बदल जाएगा हमारा मुन्ना, माइनस cos x माइनस सी इंटीग्रेशन साइन x dx। और ये समझो ये हमारा c कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस सी, या हटा करके प्लस सी ही लिखेंगे। यानी माइनस हमारा जो है वो हमारे कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो प्लस का है कि माइनस का है। तो हम हटा करके फिर से प्लस ही मान लेंगे, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला, ये क्या बनेगा, यानी साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए समझेगा, यानी साइन एक्स के समाकलन की अगर हम बात करें ये हो जाता है हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। और यदि हम कॉस एक्स की बच्चे बात करें तो ये निकाले, कहाँ गया, ये रहा, हाँ अच्छा, डी एक्स ये हमको बताता है किसके सापेक्ष हुआ है, हमारा एक्स। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हुआ था cos x dx का, तो हमारा क्या आया था sin x प्लस सी। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, हमने tan x का अवकलन पढ़ा है, क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो समझो बच्चे ध्यान से, अभी हमने जो पढ़ा हम केवल उसी को रिलेट करके बता रहे हैं। अभी कुछ फार्मूले और एडवांस लेवल के आएंगे ना वो, लेकिन हम लोग वो तब करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो अभी बता रहा हूँ ये बेसिक है, इनका लगभग प्रयोग हर एक्सरसाइजों में होता रहेगा। उसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल के फार्मूले भी पढ़ेंगे जो एक्सरसाइजों पर डिपेंड करते हैं। तो ये अभी हमने जो अवकलन पढ़ा था हम उन सभी को ही बता रहे हैं। ये बच्चा हमने पढ़ा था d/dx tan x बराबर हमारा होता था sec स्क्वायर x, और यहाँ में कोई आंसर मान लेते हैं tan x प्लस सी का था। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंस से कैंसिल आउट हो जाएगा और tan x बराबर हो जाएगा, tan x प्लस सी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx का समाकलन होता है tan x प्लस सी। इसका अरे वो नहीं है, इसका तुमने ये पढ़ा था ना, इसका ये होगा, ये अवकलन है। अरे हाँ, ये अवकलन नहीं पढ़ रहे हो, अरे बता रहे कि अभी हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे और इससे क्या बता रहे, इससे क्या होता आ रहे हैं ना। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चे, देखो भाई घबरा रहे, पूरा प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।
ये समझिएगा ध्यान से, हमने पढ़ा था सेक एक्स का हमने अवकलन पढ़ा था, क्या होता है प्लस ए कांस्टेंट सी, इसका होता था डी अपान डी एक्स, इसका होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ कैंसिल हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा डी एक्स इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तुम आकर देखो उस बार हम जहाँ वो हमारा वहाँ पर उत्तर हुआ करता था वो प्रश्न बन गया है, और जो वहाँ प्रश्न हुआ करता था वो क्या बन गया है, उत्तर बन गया। बस देखिए एकदम सेम उसका उल्टा है। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, हमने पढ़ा था कॉट एक्स का डी अपान डी एक्स, कॉट एक्स बराबर हमारा होता था कॉट एक्स प्लस सी तो होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे से कैसे आउट हो जाते हैं। और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस माइनस से भाग कर देंगे हम इधर तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस सी होगा, सी पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, प्लस सी बराबर यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन जो होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन हमारा जो होगा हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, उसके बाद हमने बच्चे पढ़ा था कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स का। तो देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था कॉसेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट मान लेते कोई सी रहा होगा, इसका होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ से अवकलन समाकलन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा कॉसेक एक्स प्लस सी, यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, माइनस से भाग कर देंगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, और यहाँ माइनस सी होगा लेकिन कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा प्लस का सी, और यहाँ हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो हमारा बना कोसेक इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक, उसके बाद समझिएगा यानी कि हमारे त्रिकोणमिति का जितना हमने अवकलन पढ़ा था उन सभी का हमने समाकलन निकाल लिया, उन सभी का हमने निकाल लिया। ये देखो बच्चे ध्यान से बात ना करो, आईलेट था, आईलेट में हमने टी को वो कर लिया। अब हम लॉगरिथम की बात करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था x के पावर n का, क्या पढ़ा था x के पावर n। तो समझेगा x के पावर n होता था n x के पावर n माइनस 1, है ना। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, थोड़ा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी हम बात करते हैं अलजेब्रिक। हो सकता है अभी इसके पहले किसी बच्चे ने बताया कि सर आप लॉगरिथम बोल रहे, तो हो सकता है जुबान फिसल गई होगी, लेकिन इसे गोला हमने किया किस पर, अलजेब्रिक। तो ये बच्चे समझिएगा, इसको हम समझेंगे बाद में समझते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि x के पावर n+1 अपान n+1 का आप अवकलन करिए, तो समझिएगा अवकलन कैसे करेंगे आप। यहाँ करेंगे d अपान डी एक्स। यहाँ अगर हम अवकलन करने की बात करें तो आप करेंगे, ये घात पहले आ जाती है ना, वहाँ एक घात कम हो जाती है, तो हो जाएगा n+1 पहले आ जाएगा, वहाँ घात एक कम हो जाएगी, यानी x के पावर n+1 माइनस 1 अपान ये हमारा कांस्टेंट है, जैसे रहेगा वैसे रहेगा, n+1 हमारा ऐसे रहेगा, और n+1 से n+1 कटा
+1 से -1 कटा, यानी आ गया हमारा ये x के पावर कितना आ गया आया ना इसका अवकलन। तो यहाँ समझिए d/dx आपने जब इसका अवकलन किया, उसको मिटा देते हैं, अच्छा x के पावर n+1/n+1। तो यहाँ समझिएगा, यानी आपने जब x के पावर n+1/n+1 का अवकलन किया, आ गया आपका कितना x के पावर n। अब हम दोनों पक्षों का जो है कुल मिला करके समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ ये अवकलन और समाकलन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ कोई कांस्टेंट मान लेना चाहिए, कोई एक कांस्टेंट सी यहाँ होगा। तो यहाँ समझिए, यहाँ आपका आया x के पावर n+1/n+1 प्लस एक कांस्टेंट c बराबर यहाँ हो गया x के पावर n dx। यानी x के पावर n का जो हमारा समाकलन होता है वो क्या होता है, होता है x के पावर n+1/n+1। बस भाई, यानी जो घात होगा घात में भी हम एक जोड़ेंगे और वही चीज ले आकर के नीचे भी जोड़ देंगे। जैसे बता देते हैं, अगर हमको करना हो x³ का समाकलन करना हो, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ समझिए ध्यान से। उस वक्त देखो हमारा होता क्या है, होता है x के पावर n+1, x के पावर n कितना है 3, 3+1/n+1, n कितना है 3, 3+1, यानी इसका समाकलन हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल कराएंगे ढेर सारा। यानी ये जानते रहेगा कि अगर हम बात करें तो हमने सीखा x के पावर n का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारा x के पावर n+1/n+1 प्लस एक कांस्टेंट c। यानी हमने आइलेट में t को भी और a को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े समय के लिए लॉग पढ़ लें, चलिए, नहीं तो एक्सपोनेंशियल ही पढ़ लेते हैं पहले। यानी हमने a को पढ़ा और t को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल। तो थोड़ा ध्यान से समझो, एक्सपोनेंशियल का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद होगा अगर आपको, a के पावर x, यानी अचर के पावर फंक्शन, अचर के पावर फंक्शन पढ़ा था। a के पावर x, a हमारा अचर है और ये x क्या है, फंक्शन है। या ऐसे कह सकते हैं कि अचर के पावर चर, या अचर के पावर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, या कांस्टेंट के पावर फंक्शन हमने पढ़ा था। तो इसका अगर हम अवकलन की बात करें, इसका हमारा अवकलन होता था d/dx, a के पावर x को ये कांस्टेंट c ले लेते हैं, इसका अवकलन होता था a के पावर x log a। ये पढ़े थे ना हम लोग, अवकलन पढ़ा था, अगर याद होगा तो, भूल गया हो तो कोई बातें नहीं। दोनों पक्षों का करते हैं समाकलन, तो यहाँ से अवकलन समाकलन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा बचेगा, यहाँ बचेगा a के पावर x प्लस c, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन a के पावर x log a dx। फिर समझिएगा, ये हो जाएगा a के पावर x प्लस c। तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक, ये चीज या कांस्टेंट है, लॉग ए कांस्टेंट है, ये लॉग ए कांस्टेंट है यहाँ पर। इस कांस्टेंट, यहाँ देखिए समाकलन में हम कांस्टेंट को आसानी से बाहर कर सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा log a और a के पावर x dx, और इस log a से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ये बनेगा हमारा a के पावर x अपान log a और प्लस c अपान log a बराबर a के पावर x dx। सुना रहे बात कुछ? इतनी बात सुनाएंगे सबको? log a से हमने क्या किया, भाग किया, तो भाग किया तो इसके भी बेटे आएगा, इसका भी बेटे आएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा? तो खाना कई दिन से खाए, उपवास हो तो बोलो। तो यहाँ समझो ध्यान से, आ रहा तो भी नहीं आ रहा तो भी, क्रिया प्रतिक्रिया तो दिया करो। मुर्दों की लगना चाहिए कि हम जिंदों की क्लास में हैं, ये नहीं लगना चाहिए कि मुर्दों की क्लास में हम। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, ए बच्चे ये हो जाएगा a के पावर x अपान log a, और हे चीज एक कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो हटा करके हम मान लेते हैं, इसको मान रहेंगे स्मॉल सी, इसको हमने मान लिया कैपिटल सी, यानी क्या आ जाएगा c बराबर, यहाँ बचा हमारा
ए के पावर एक्स dx। ए के पावर एक्स dx का समाकलन क्या होता है? ए के पावर एक्स अपान लॉग ए प्लस, ये हो गया हमारा ए के पावर एक्स dx। यानी कुल मिलाकर हम फार्मूला, आपको केवल फार्मूला नहीं लिखा रहे हैं, बनाना भी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप फार्मूला बना सकते हैं। आपको अगर आप अवकलन याद है, कभी कंफ्यूजन पैदा हुआ तो आप बना सकते हैं। उसके बाद समझिएगा हुआ क्या, ए के पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। इधर की कुछ चीजें इरेज कर देते हैं, फिर और कुछ फार्मूले हैं। अभी हमारा एक्सपोनेंशियल का एक फंक्शन एक और बचता है, उसको समझते हैं। एक्सपोनेंशियल में हमने एक और पढ़ा था, अगर आप ई के पावर एक्स, ये मुन्ना समझिएगा, मैं यहाँ ई के पावर एक्स प्लस कोई एक कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, इसका मैं करता हूँ अवकलन। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, सी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। यहाँ से अवकलन समाकलन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स dx। तो ई के पावर एक्स का अवकलन सॉरी समाकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स से होता है। तो समझिएगा, थोड़ा ध्यान करो। यानी हमारा बना ई के पावर एक्स dx का समाकलन जो बना वो बना ई के पावर एक्स प्लस सी। आइलेट में हमने 3 चीजों को निपटा दिया। आइलेट में हमने कुल मिलाकर कितने चीजों को निपटाया, 3 चीजों को हम लोगों ने निपटा दिया। अब हम बात कर लेते हैं लॉग वाले फंक्शन। तो समझो ध्यान से, लॉग में मुन्ना हमने पढ़ा था कि लॉग एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता था 1/x। कोई एक कांस्टेंट हम बात ना करो, कोई एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं c, इसका अवकलन होता था 1/x। लॉग x का अवकलन 1/x, c कांस्टेंट उसका 0। दोनों पक्षों का समाकलन लेते हैं, यहाँ से d/dx कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा log x प्लस सी, थोड़ा दूर लिखिए, प्लस सी बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक, तो इसका आया हमारा 1/x dx बराबर log x प्लस सी। एक चीज बच्चे हम भूल गए थे, उसमें अलजेब्रिक में बता दे रहे हैं फिर से। अलजेब्रिक में एक चीज हमारे उसमें माइंड में नहीं आया, नहीं बताया। अलजेब्रिक में एक मिनट और समझ लीजिए थोड़ा सा, अलजेब्रिक वाले में, यानी इसमें इस अलजेब्रिक को कहाँ लिखा था हमने, ये था ना बच्चे। तो चलिए यही जगह करके अलजेब्रिक को लिख देते हैं। जैसे अगर हम x का अवकलन करते थे मुन्ना, तो x का अवकलन आ जाता था, मान लो कोई कांस्टेंट x प्लस सी, तो मान लेते हैं x का x के रिस्पेक्ट में हो जाता था 1 और c है तो उसका हो जाता था 0। दोनों पक्षों में हम समाकलन लेंगे, यहाँ से अवकलन समाकलन कैंसिल हो जाएगा x प्लस सी इंटीग्रेशन 1 dx। यानी यहाँ अगर कोई अचर होगा उसका अगर हम अवकलन समाकलन करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही चीज आ जाएगा। ठीक, इसका हो गया। यानी यहाँ लिखते हैं, यहीं पर जगह है तो यहीं पर थोड़ा सा लिख देते हैं। यानी हो जाएगा 1 dx का अगर हम बात करें कितना हो जाएगा x प्लस, अरे 2x हो जाएगा, क्या 2 बाहर कर लेंगे, कौन बच्चे का ना वहाँ पर। अगर 2 है तो 2 को बाहर करके वहाँ बंद कर सकते हैं, 2 × 1 होता है ना। देखो अगर मान लेते 2 ही माने होती है यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, अगर तुम यहाँ 2 मानोगे, 2 को बाहर कर लो 1 dx हो जाएगा, आएगा तो वही चीज़ है, उससे कंफ्यूज होने वाली बात। 2x हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, 1 का हो जाएगा x, गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। तो चलिए, यानी कि हमने किसको किसको निपटाया, लॉगरिथम को भी निपटा दिया, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। अब बचा हमारा लास्ट में कौन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से बच्चे। देखो हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस सी का अवकलन, अगर आपको याद होगा तब तो जाता था 1/√में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो जब समाकलन करेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ हो जाएगा बच्चे कुल मिला करके इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम ये जान गए, अगर हम बात करें 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा कुल मिला करके साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था कॉस इनवर्स एक्स बराबर डी अपान डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तो समझो ध्यान से, इसका होता था माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। समाकलन लेंगे दोनों पक्षों का, या कोई कांस्टेंट सी लेते हैं, समाकलन करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस से यहाँ भाग कर देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस होगा, लेकिन ये कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी यदि हम बात करें तो 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही जो समाकलन होता है वो हमारा होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अगर हम बात करें इसका और इसका यूज करके अगर हम देखें, अगर कहीं पर लिखा होगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको दो चीज़ें लिखा जा सकता है, एक साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, या एक लिखा जा सकता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जानते रहेगा, हमें जैसा क्वेश्चन में आवश्यकता होगी हम वैसे ही यूज कर लेंगे। यानी अगर हम बनाना चाहें तो इन दोनों से निष्कर्ष से एक फार्मूला हमारा और बन जाता है, 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम साइन इनवर्स एक्स या फिर बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। बस हमारी, चले अब अगला समझ लेते हैं। उसके बाद हमने बच्चे पढ़ा था tan इनवर्स एक्स का प्लस सी का अवकलन हमारा होता था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ से अवकलन समाकलन कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर यहाँ हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम समाकलन की बात करें तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, यानी 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद बात करें बच्चे अगर हमने, तो हमने कॉट का भी पढ़ा था, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी मान लेते हैं, इसके अवकलन की अगर हम बात करें, इसका अवकलन होता था हमारा माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों में हम समाकलन लेते हैं तो समाकलन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस से भाग कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, लेकिन कांस्टेंट सी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बन जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। इसको हम लिख सकते हैं बच्चे कि अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी डी एक्स। यहाँ भी डी एक्स रहेगा और यहाँ भी डी एक्स रहेगा, और बाकी यहाँ भी डी एक्स रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे समझिएगा, यानी अगर हम इन दोनों के फार्मूले की बात करें, अगर हम इन दोनों के फार्मूलों की अगर हम बात करें, इन दोनों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर जो है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी।
बात समझ में आई? तो दो फार्मूले हमारे और हैं, अब उनको भी लिख लेते हैं। ये बच्चे आपसे हो सकता है कि स्टार से हो सकता है कि हमने स्टार बना करके लिख दिया है, हो सकता है स्टार से आपको कंफ्यूजिंग पैदा हो जाए। आप चाहें तो इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक, आप जब नोट करिएगा तो नंबरिंग से कर लीजिएगा। तो नंबरिंग से कर लेंगे अगर आपको क्लियर रहेगा कि कौन नंबर का फार्मूला कौन सा है। ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक, चलिए दो क्वेश्चन हमारे जो और हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ समझे, उसके बाद बच्चे दो फार्मूले और बचते हैं, तुम दोनों को भी समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा था सेक इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन की बात करें प्लस एक कोई कांस्टेंट सी ले लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी की अगर हम बात करें तो यहाँ समझिए इसका अवकलन होता था 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ से d/dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx। यानी अगर हम बात करें हो जाएगा 1/1 अंडर रूट में 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा हमारा कुल मिला करके सेक इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉसेक इनवर्स अगर x की हम बात करें क्या करें, हाँ वो लिखिए। कॉसेक इनवर्स x का आपने फार्मूला पढ़ा था -1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अगर दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं और यहाँ कांस्टेंट बचा सी लेना है तो यहाँ समझिए, यहाँ से अवकलन समाकलन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी बराबर इंटीग्रेशन -1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx। और इस माइनस से भाग कर देंगे जो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी बराबर, कहीं सी पर माइनस इफेक्ट नहीं कर पाएगा, माइनस ही आएगा, बाद में हटाकर वापस हम क्या लिख देंगे प्लस सी। ये बन जाएगा हमारा 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो हमने इसका किया, इसका कुल मिला करके आ गया बच्चे हमारा 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर हमारा आया माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। और यदि हम इस फार्मूले की बात करें, इसे मिलाकर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर हमको दिख जाए 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका समाकलन अगर बात करें ये हमारा बन जाएगा, एक हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हैं, और एक हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कहाँ पर हमको क्या यूज करना है, हम वहां से आसानी से लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चे हमने जितना भी अवकलन में फार्मूला पढ़ा था हमने उन सभी का यूज करके समाकलन के भी फार्मूले बना लिए हैं। और कल की क्लास में ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है, और कल की क्लास में लगभग हमने जितने फार्मूले किए हैं उन सभी पर 1-2 क्वेश्चन कर करके, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कवर करके जो है वो आपको सिखाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ कल हम ये सीखेंगे, अभी तो हमने केवल फार्मूला लिखा है, कल हम सीखेंगे स्टार्टिंग में कि अवकलन का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात करना। बाकी समाकलन हम फार्मूले की सहायता से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कल की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अवकलन का यूज करके किस तरीके से समाकलन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कल की क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल की क्लास को मिस मत करिएगा। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन, यदि मिस करते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यदि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें,
और एक प्यारा सा कमेंट। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके साथी पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे इंटर में हैं, चाहे वो 9th के हो, 10th का हो, तो मैं तीनों क्लास जो है ऑनलाइन चलाता हूँ, उनके पास वीडियो अवश्य ही शेयर कर दिया करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।